Hello friends, a warm welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important news for 31st March 2025. 31 मार्च 2025 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू से यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और आज मेनली जो हमारे पास न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू म्यांमार अर्थक्वेक। म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया है उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट म्यांमार अर्थक्वेक इन डिटेल, हाउ अर्थक्वेक इज कॉज्ड एंड व्हाट वर द रीजंस फॉर द अर्थक्वेक इन म्यांमार। देन हम बात करेंगे आरएसएस की, जहां पर कल प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द article, two important articles that come daily in the Hindu. First one is about the problem in the education sector and the second one is about Indian judicial service, कि why Indian judicial service is needed। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे आज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की, एज वेल एज वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट डंकी रूट कि ये क्या है और ये क्यों न्यूज़ में है अभी। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। और जो आज की पहली हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू आरएसएस। कल जो है प्रधानमंत्री जी आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि आरएसएस इज इंडियाज बनियान ट्री ऑफ इमॉर्टल कल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन। तो भारत की संस्कृति और आधुनिकीकरण का बरगद है आरएसएस। ठीक है, अब हम आरएसएस के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, इट इज़ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहती है कि हम सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं। और इसको जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाता है बीजेपी का, जिसकी अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट है। भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एंड इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इट वाज फाउंडेड इन 1925, 1925 में इसे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में। उस समय का सेंट्रल प्रोविंसेस या बरार का जो पार्ट था और अभी जो है महाराष्ट्र का पार्ट है नागपुर। ठीक है, तो हेडक्वार्टर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर। फाउंडर कौन थे इसके? डॉक्टर केशव बलिराम हेगडेवार। ठीक है, तो केशव बलिराम हेगडेवार इसके जो हैं वो संस्थापक थे। और इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो दिलाई इस संस्था को वो है गुरु गोलवालकर। ठीक है, तो याद रखिएगा गुरु गोलवालकर। गोलवालकर की एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो आप उसको कभी आरएसएस की अगर आइडियोलॉजी को समझना हो या उसके ऊपर कभी आपको रिसर्च करनी हो तो आप उस किताब को जरूर रेफर कर सकते हैं, बंच ऑफ थॉट्स बाय गुरु गोलवालकर। तो ये हो गया हमारा आरएसएस के बारे में। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक इन म्यांमार। ठीक है, म्यांमार और थाईलैंड अभी रिसेंटली ही अर्थक्वेक से प्रभावित हुए हैं। एंड वहाँ पर म्यांमार की अब जो न्यूज़ आई है वो कई जगह पे बिखरी हुई है हिंदू के अंदर। पेज 1 में भी दे रखा है, आज का जो एडिटोरियल है सेकेंड एडिटोरियल वो भी इसी के ऊपर दे रखा है, पेज 10 में भी और न्यूज़ दे रखी है। तो हमने आपके लिए एक ही जगह पर इसको कॉम्प्रिहेंड कर दिया है कि आप इसको एक ही बार में समझ सकें और याद रख सकें, क्योंकि यूपीएससी आपसे हिंदू के पेजेस के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछता। वो अर्थक्वेक के ऊपर अगर पूछेगा तो इकट्ठा ही आपको मेंस में भी लिखना पड़ेगा और प्रीलिम्स में भी आंसर करना पड़ेगा। तो म्यांमार में अभी ये समझ लेते हैं, एक तो अर्थक्वेक से हिट हुआ है, दूसरा वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत दिनों से चल रही है। 2021 में एक कूप हुआ था, मिलिट्री कूप यानी विद्रोह। ठीक है, तो उसके बाद जो है सत्ता पलट गई थी और अभी जो है वहाँ पर जनता का राज है। जनता जो है म्यांमार में, जो मिलिट्री है उसको जनता बोला जाता है। ठीक है, इसका लोग पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। मिलिट्री जो है वहाँ की म्यांमार की उसको जनता बोला जाता है। और जो दूसरी रेबल्स हैं वो कौन है? नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, एनयूजी। ये लोग सरकार चला रहे हैं और इनका कहना ये है कि जो जनता है वो उनके ऊपर अर्थक्वेक आने के बाद भी अटैक कर रही है, जबकि हम चाहते हैं कि एक तरह का सीज फायर या युद्ध विराम हो जाना चाहिए जब तक कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया म्यांमार के बारे में। म्यांमार की जो राजधानी है वो याद रखिएगा नई पतवा है, नई पतवा। और उसकी जो एक बड़ा शहर है वो मंडले है। ठीक है, म्यांमार को पुराने समय में या जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में तब इसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद इसको म्यांमार को सेपरेट किया गया। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक, तो ये चीज़ को हम लोग याद रखेंगे।
अब और हम इसको समझ लेते हैं। तो जो अर्थक्वेक आया है म्यांमार में, वो किस मैग्नीट्यूड का आया है? इट इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 7.7, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम नीचे बात करेंगे कि क्या होता है और किस स्केल पे मेज़र किया जाता है, पर अभी के लिए याद रख लीजिए कि जो मैग्नीट्यूड था म्यांमार के अर्थक्वेक का, वो कितना था? 7.7। और अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 1600 लोग जो है वो खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। उससे ज़्यादा 3400 लोग इंजर्ड हैं और अभी भी काउंटिंग जो है वो धीरे धीरे चल रही है। अब म्यांमार में ऐसे अर्थक्वेक आते क्यों हैं, ठीक है? इसका कारण है कि म्यांमार इज लोकेटेड इन द कन्वर्जेंस ऑफ 4 टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्जेंस पर म्यांमार स्थित है। यूरेशियन, इंडियन, सुंडा एंड बर्मा माइक्रो प्लेट, ठीक है। तो ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स होने के कारण जो है ये अर्थक्वेक को प्रोन है, ठीक है। एंड देयर इज कांस्टेंट शिफ्टिंग एंड कोलिजन ऑफ दीज प्लेट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर अर्थक्वेक इन द रीजन। इसके अलावा जो यहाँ पे एक फॉल्ट है, फॉल्ट क्या होता है? अ शार्प ब्रेक अलोंग द क्रिस्टल रॉक्स, ठीक है। तो शैगेइंग फॉल्ट है जिसके कारण पहले भी म्यांमार में इस तरह के अर्थक्वेक आए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा चालू किया है म्यांमार को हेल्प करने के लिए। तो ये याद रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था उसमें हेल्प करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन ब्रह्मा हैज़ बीन लॉन्च, ठीक है। अब अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है और कैसे आता है। अर्थक्वेक अगर हम बात करें सरल शब्दों में, तो शेकिंग ऑफ अर्थ, इट इज शेकिंग ऑफ अर्थ। धरती का हिलना जो है वो अर्थक्वेक या भूकंप बोला जाता है। ये होता क्यों है? इट इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। ये जो है वो अर्थ के नीचे एनर्जी रिलीज होती है और उसके बाद जो उसकी वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी कैसे रिलीज होती है? बड़ा सवाल ये है कि क्यों रिलीज होती है। तो बेसिकली हमारी अर्थ में जो नीचे हैं वो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये रॉक प्लेट्स हैं, ठीक है। और ये कई सारे फॉल्ट होते हैं। फॉल्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जहां पर कि एक ब्रेक टाइप का होता है, ठीक है। तो ये फॉल्ट जो है शार्प ब्रेक अलोंग द क्रिस्टल रॉक्स, जो हमारी क्रस्ट है अर्थ की, उसमें जो मतलब हल्की सी दरार होती है उसको बोला जाता है फॉल्ट, ठीक है। अब फॉल्ट्स जो हैं वो नीचे तो आ जाती हैं, लेकिन ऊपर से धरती ऐसे समझिए कि एक ही है, ठीक है। अंदर से जो है वो नीचे छोटे छोटे जो पत्थर हैं इनके बीच में दरारें आ गई हैं। अब जहाँ पे फॉल्ट आ जाता है तो दोनों पत्थर जो हैं वो एक इस दिशा में भागने की कोशिश करता है, एक इस दिशा में भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर का जो फ्रिक्शन है वो इनको थोड़ी देर तक यूनाइट किए रहता है। लेकिन जब ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा इनके पास फोर्स आ जाता है, तब ये अलग अलग डायरेक्शंस में दोनों, एक इधर चल दिया एक इधर चल दिया, और इस कारण से जो है वो वेव्स जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, और वो जो है वो अर्थक्वेक को करती है। अब जो वेव्स जनरेट होती हैं अर्थक्वेक के अंदर, वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं बॉडी वेव्स, ठीक है, जो कि वहां से निकलती हैं, जैसे ही अर्थक्वेक में एनर्जी रिलीज हुई तो उनको बॉडी वेव्स बोला जाता है। दूसरा जो है हमारी सरफेस वेव्स होती हैं। जब सरफेस में वो वेव्स आती हैं, बॉडी वेव्स, और सरफेस को हिलाने लगती हैं, तब उसको जो है वो सरफेस वेव्स बोला जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है जहां पर एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक के टाइम पे, उसको हाइपोसेंटर और फोकस बोला जाता है, ठीक है। और द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड हाइपोसेंटर और फोकस ऑफ अर्थक्वेक। और जो सबसे नजदीक पॉइंट होता है अर्थ पर उस फोकस से, उसको एपीसेंटर बोला जाता है। वहां पर सबसे ज्यादा झटके लगते हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपीसेंटर। तो हमने ये भी देख लिया कि फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है। अब अर्थक्वेक को जो मशीन रिकॉर्ड करती है उसको बोला जाता है सीस्मोग्राफ, ठीक है। तो याद रखिएगा, अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड ऑन सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जियोग्राफर्स ने दो स्केल्स निकाली हैं। एक है रिक्टर स्केल और दूसरी है मर्केली स्केल, ठीक है। तो रिक्टर स्केल के जरिए हम मैग्नीट्यूड नापते हैं और ये 1 से 10 के बीच में होती है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में यानी एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई इस स्केल पर, ठीक है। और मर्कली स्केल जो है वो, उससे हम इंटेंसिटी नापते हैं। इंटेंसिटी बोले तो डिस्ट्रक्शन, यानी उससे कितनी तबाही हुई। और इस जो हमारी मर्कली स्केल है इसका कितना है, 1 to 12 रेंज है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, मर्कली स्केल 1 to 12। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन म्यांमार अर्थक्वेक से रिलेटेड और उससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए।
नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और आने वाले 6 महीने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPO को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये क्या है, और ये न्यूज़ जो है वो आपके पेज नंबर 11 में दे रखी है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और ये जो है एक एक्ट है जो 1958 में आया था ऑर्डिनेंस के जरिए। मेनली जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ वायलेंस हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो AFSPA वॉज मेनली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और ये जो है पावर देता है आर्मी को और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को कि दे कैन किल एनीवन इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज। अगर कोई भी डिस्टर्ब्ड एरियाज में लॉ के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको वहां पर गोली मारी जा सकती है। ठीक है, तो एक तो ये पावर देता है। दूसरी पावर ये देता है कि आप किसी भी प्रेमाइसिस को, किसी भी स्थान को बिना सर्च वारंट के जो है उसको सर्च, वहां पे सर्च कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, और आपके खिलाफ बिना केंद्र की अनुमति के कोई भी जांच नहीं की जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से जो है ये पावर दी गई है ताकि जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं या जहां पर हिंसा होने की ज्यादा संभावना है वहां पर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं वो फ्रीली काम कर सकें, आजादी के साथ काम कर सकें, और एट द सेम टाइम लॉ एंड ऑर्डर कैन बी मेंटेन। तो ये याद रखेंगे हम लोग आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। देन जो है हमारा दूसरा आर्टिकल जो आज आया है वो है इंडियन जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड, कि इंडियन जुडिशियल सर्विस क्यों होनी चाहिए। और इस आर्टिकल को लिखा है पूर्व IPS ऑफिसर अर्चना सुंदरम, और वो लोकपाल की सदस्य भी रही हैं। तो उन्होंने जो है वो इंडियन जुडिशियल सर्विस क्यों होनी चाहिए उसको लेकर के बात की है। ठीक है, तो अब ये मुद्दा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जुडिशरी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अभी एक जज थे हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके घर पर बहुत सारी करेंसी नोट्स पाई गई अधजली हालत में। ठीक है, दूसरा जो है वो कई एक ऐसे जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ऐसा फैसला दिया कि अगर आप किसी लड़की के या माइनर के प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं तो इसको रेप ना माना जाए। ठीक है, इसके अलावा भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए जिनके ऊपर किसी महिला स्टाफ ने उनके आरोप लगाए थे कि वो जो है उन्होंने उनके साथ गलत किया है। ठीक है, बट स्टिल, और जब जांच कमेटी बनी तो CJI ने अपने आप को ही उस कमेटी में रख लिया, मतलब अपने ही केस के जज जो है वो जांच करने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वही बन गए। ठीक है, तो उसके बाद बहुत हल्ला हुआ तो वो उन्होंने हटाया। तो ये सब केसेस के कारण अर्चना सुंदरम जी का कहना है कि वी नीड अ इंडियन जुडिशियल सर्विस। जैसे हमारे पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, जहां पर कि सिलेक्शन UPSC द्वारा किया जाता है, उसी तरह से वी नीड टू हैव एन इंडियन जुडिशियल सर्विस फॉर द सिलेक्शन ऑफ जजेस एट द नेशनल लेवल। ठीक है, तो नेशनल लेवल में क्योंकि जैसे जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर जो सिविल जजेस आते हैं वो कोई भी स्टेट PSC होता है वो कंडक्ट करता है, तो उसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आप एक बना सकते हैं जिसका एग्जाम UPSC ले और वो इंडियन जुडिशियल सर्विस के अंदर है। इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ओपेक कोलिजियम सिस्टम। तो जो अभी कोलिजियम सिस्टम है हमारा जिसमें जजेस रिकमेंड करते हैं और उसके बहुत सारे घाटे हैं, जैसे कोलिजियम सिस्टम के कारण जो है वो जुडिशियल डायनेस्टीज क्रिएट हो गई हैं। जैसे हमने देखा कि जो इससे पहले अभी जो CJI हैं उनसे पहले CJI थे, उनके पापा भी CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके चाचा जी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रेस में थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो ये स्थिति है कि जब जहां पर जजेस के बच्चे ही जजेस बन रहे हैं तो इसको बेहतर किया जाएगा। ठीक है, और उन्होंने एडवांटेज बताए हैं इंडियन जुडिशियल सर्विस के। तो पहला एडवांटेज है कि इससे जो है जो हायर जुडिशरी है हमारी, इट विल बी मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर, उसमें ज़्यादा इंक्लूसिव होगा और रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, जो वुमेन्स हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं और पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन जुडिशियल सर्विस। ठीक है, और इसमें जुडिशरी अगर ये UPSC को दे देगा तो जो रिकमेंडेशन होंगी दैट विल नॉट बी कि ऐसा नहीं लगेगा कि उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो जो कार्यपालिका की एक हस्तक्षेप रहता है, कई बार कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो जजेस, कई सारे जजेस का रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट भेजता है और केंद्र सरकार उसको नहीं मानती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो उससे भी इंसुलेशन होगा। और जो
सिलेक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, एंड इट विल रिस्टोर द पीपल्स फेथ इन जुडिशरी। लोगों का न्यायपालिका के ऊपर फिर से विश्वास बढ़ेगा कि जो जजेस हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए सेलेक्ट होकर के आए हैं, एंड दे आर नॉट अंडर एनीवंस इन्फ्लुएंस, वो किसी के दबाव में नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। देन नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी, पहला आर्टिकल जो आज आया है हिंदू के अंदर, द 3 C's दैट हॉन्ट द इंडियन एजुकेशन। इसको लिखा है सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं और अभी राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, तो इसमें जो उनके पॉइंट्स हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज दे आर ऑफ हाईली पॉलिटिकल नेचर, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल नेचर के हैं। और हमको जो है वो एज अ सिविल सर्वेंट जब भी आप आंसर लिखें तो आपके आंसर्स जो हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए, दे शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन द आइडियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने 3 चीजें हाईलाइट की हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर विद द यूनियन गवर्नमेंट, जो पहला सी है, जिसके कारण समस्या है कि केंद्र सरकार के पास जो है वो बहुत सारी पावर आ रही है। और एजुकेशन को आप याद रखिएगा, एजुकेशन या शिक्षा जो है हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन इज इन द कंकरेंट लिस्ट। एजुकेशन जो है किस लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट दे रखी हैं, एक यूनियन जिसमें केंद्र कानून बना सकता है, एक स्टेट जिसमें राज्य कानून बना सकते हैं, एंड तीसरी है कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं। और अभी जो है वो इसी पावर का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने पास ज्यादा पावर ले रही है। ठीक है, दूसरा जो उन्होंने कहा है वो ये कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू प्राइवेट सेक्टर, कि एजुकेशन सेक्टर का कॉमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है। तीसरा जो है वो कम्युनलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक करिकुलम एंड इंस्टीट्यूशंस की, जो पढ़ाई करानी है टेक्स्ट बुक से इंस्टीट्यूशंस के, उनको कम्युनलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीजें उन्होंने हाईलाइट की हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू डंकी रूट, एंड डंकी रूट को से रिलेटेड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी एक एक्यूज को गिरफ्तार किया है। हम जान लेते हैं डंकी रूट क्या है। तो डंकी रूट जो है शब्द आया है डंकी से, गधे से। ठीक है, और ये जो है उस रास्ते को बोला जाता है जो लोग अपनाते हैं यूएस में पहुंचने के लिए इलीगली। ठीक है, तो एक तरह से वो गधे ही हैं जो यूएस में जा रहे हैं, और उनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप वहां जाकर के फंस जाते हैं, यू विल बी डिपोर्टेड एंड यू विल लूज योर एंटायर मनी। तो इसका डंकी रूट याद रखिएगा, ये क्या है? इट इज एन इलीगल पाथवे दैट इमिग्रेंट्स टेक टू एंटर कंट्रीज लाइक यूएसए विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के जो रास्ता अपनाया जाता है यूएसए या किसी अन्य देश में एंटर करने के लिए, तो उसको डंकी रूट बोला जाता है। और इसको लेकर के अभी एक फिल्म भी आई थी कुछ दिन पहले। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडिटोरियल की। जो हमारा पहला एडिटोरियल था आज हिंदू के अंदर, वो फ्री स्पीच के ऊपर था। ठीक है, फ्री स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनके ऊपर जो एफआईआर की थी गुजरात पुलिस ने, उसको कैंसिल किया, क्वैश किया, एंड दे हैव डायरेक्टेड दैट कि फ्री स्पीच इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ सिविलाइजेशन। ठीक है, किसी भी सभ्य समाज के लिए जो फ्री स्पीच है वो बहुत ही जरूरी है। और ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के ध्यान रखना चाहिए, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो ऐसे इंसान के ध्यान में रख के लगाए जाने चाहिए जो कि मतलब ओपन माइंडेड है, जो हिम्मती है। ऐसे इंसान को लेकर के नहीं जो तुरंत हर्ट हो जाता है, तुरंत उसको चोट लग जाती है या उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। और हमको याद रखना है इस बात का कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री स्पीच जो है आर्टिकल 19(1) में दे रखी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग, आर्टिकल 19(1) विच टॉक्स अबाउट कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो जो है आर्टिकल 19(1) और फिर सब क्लॉज ए में दे रखी है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और कौन कौन सी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लगाई जा सकती हैं? द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर भारत की अखंडता और संप्रभुता के ऊपर कोई खतरा है तो आप लगा सकते हैं। देन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, तो अब इस सारे पॉइंट्स को हम याद रखेंगे कि ये कंडीशंस हैं, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर लगाया जा सकता है। जब आप अपने एथिक्स में आंसर राइटिंग करें और आपको ऐसा कोई केस दिया जाए कि जिसमें किसी के बोलने के कारण जो है वो वायलेंस हो सकती है, या आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? मान लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपको केस सिचुएशन बेस्ड कई बार
केस स्टडीज़ दी जाती हैं कि आप इस ज़िले में जो है एज एन एसपी हैं या फिर आप डीएम हैं और यहाँ पर ये खतरा है कि इसके स्पीच के कारण जो है वो बवाल हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये सारे आर्गूमेंट्स दे सकते हैं कि आई विल प्लेस द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये है आज का हमारा सारा डिस्कशन। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।